अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस भाग में हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किन के द्वारा किया जाता है, कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें स्पष्ट दे रखा है कि निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए जनता एक निर्वाचक मंडल को और निर्वाचक मंडल के सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। आप ऐसा भी कह सकते हो कि संसद के निर्वाचित सदस्य। तो इससे तात्पर्य कि राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, केवल निर्वाचित सदस्य। सेकंड, राज्य की या राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यदि विधानसभा में भी एक सदस्य मनोनीत है, क्योंकि राज्यपाल को यह अधिकार है कि राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर मनोनीत सदस्य विधानसभा में है तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, इसलिए राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। थर्ड, अनुच्छेद, अभी निर्वाचक मंडल की हम बात कर रहे हैं। 70वें संविधान संशोधन, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये नए सदस्य जोड़े निर्वाचक मंडल में। वह केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब आपको पता है कि वर्तमान समय में तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 बने थे लेकिन अब 8 कर दिया, क्योंकि दमन दीव और नगर और हवेली को 1 कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से वर्तमान समय में 3 यानी दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभाएं हैं। लेकिन अगर हम अगस्त 2019 से पहले की बात करें तो उस समय दिल्ली और पांडिचेरी में ही
विधानसभाएं थी, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जो, इसलिए जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ये प्रावधान किया गया 70वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। किताब में भी स्पष्ट दे रखा है कि राष्ट्र अनुच्छेद 54 ही चल रहा है। ये अनुच्छेद 54 कौन सा चल रहा है? अनुच्छेद 54। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनेगा। लेकिन इसमें जो मैंने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो नहीं दे रखा है, वो भी देना चाहिए क्योंकि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये भी जोड़ दिया गया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव किन के द्वारा किया जाता है? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति तो अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है इसका उल्लेख किया गया है। तो इसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष विधि जिसे या पद्धति आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि कहते हैं, उसके द्वारा गुप्त रूप से होता है। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति क्या है, इसको हम दो भागों में बांटेंगे। अनुच्छेद 55 आपको पता ही है, पद्धति किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 55 में। इसमें दे रखा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और दूसरा दे रखा है एकल संक्रमणीय मत विधि। इसको अलग अलग समझेंगे तो आपको पता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। कौन सा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव, यानी इसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस अप्रत्यक्ष पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक कैंडिडेट को उतने ही मत देने का अधिकार है जितना कि उम्मीदवार खड़े हुए हैं। इसमें एक बात, इसमें एक ही मत देने का अधिकार नहीं होता, उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने कि उम्मीदवार हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, तो प्रत्येक जो मतदाता है वो 2 मत देगा, वो वरीयता के हिसाब से कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता। अगर 3 उम्मीदवार है तो 3 मत होंगे, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता। 4 उम्मीदवार है तो 4 होंगे, प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, चतुर्थ वरीयता। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है कि इसमें मतदाता निर्वाचक मंडल के सदस्यों को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने कि उम्मीदवार खड़े हुए हैं। उसके बाद इसमें वही कैंडिडेट जीतता है जिसको कुल मतों का बहुमत मिल जाता है, वही विजयी होता है। वही कैंडिडेट्स अभी आपकी किताब में दे रखा है, मैं बताऊंगा। विजयी वही होता है जिसको कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो जाता है। कुल मतों का बहुमत प्राप्त हो जाता है। अब ये कुल मतों का बहुमत, इसके 2 तरीके हैं जानने के। एक तो है कि जिस राष्ट्रपति के चुनाव में जिस उम्मीदवार को कुल मतों का आधे से एक ज़्यादा मत मिल जाता है वे विजयी हो जाता है। कुल मतों का आधे से एक ज़्यादा, तो आधे से एक ज़्यादा यह अनुच्छेद 55 में चल रही थी बात। तो न्यूनतम, इसको मतों का बहुमत कोटा बोलते हैं या न्यूनतम कोटा बोलते हैं, यानी कुल मतों का आधे से एक ज़्यादा। मान लीजिए कुल मत कितने डाले गए? 1000 या आप 10,000 मान लो। उनका आधा कितना हो गया? 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए? 5000। 5000 आधे से एक ज़्यादा, तो इसमें एक जोड़ दो। यानी जिस उम्मीदवार को
10,000 में से 5,000 एक मत मिल जाएगा, वे विजयी घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व में वही ये शर्त है कि वही उम्मीदवार विजयी होता है जिसको कुल मतों का बहुमत मिल जाता है। इस कुल मतों के बहुमत को मतों का न्यूनतम कोटा भी कहते हैं। अब ये तो सिंपल तरीका हो गया कि कुल मतों का आधे से एक ज़्यादा। अब इसके लिए एक सूत्र भी अपनाया जाता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, उसको ऐसा देखेंगे कि डाले गए मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या, कुल संख्या बटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1, और बाद में उत्तर में भी क्या जोड़ देते हैं? 1। अब इसको कैसे समझेंगे? अभी मैंने आपको सूत्र बताया, अभी मैंने आपको उदाहरण देकर बताया। जिस उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का आधे से एक ज़्यादा मिल जाता है, मान लीजिए कुल कितने वोट डाले गए, इसको यहाँ डाल लेते हैं, मान लीजिए 10,000। मैंने आपको भी बताया कितने डाले गए, यहाँ लिखते हैं 10,000 वोट डाले गए। और निर्वाचित प्रतिनिधि कितना होना है? एक ही तो होना है, एक। उसमें क्या जोड़ देंगे? 1। कितने हो गए? 2। और उत्तर में क्या जोड़ देंगे? 1। तो यहाँ 2 हो गए। कितने हो गए? 2। तो 2 का भाग 10,000 में देंगे तो कितने आ गए? 5,000। और 5,000 में 1 जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 5,001। तो ये सूत्र भी है, ये सूत्र है कि डाले गए मतों की संख्या, कुल संख्या बटा निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें 1 जोड़ देंगे और बाद भागफल में यानी उत्तर में कितना जोड़ देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो गया? सूत्र हो गया निकालने का। अब इसमें मैंने आपको बताया कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत विधि द्वारा गुप्त रूप से होता है। इस विधि में विजयी होने के लिए उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का आधे से एक मत अधिक प्राप्त करना होता है। इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? न्यूनतम कोटा कहते हैं। तो मैंने आपको आनुपातिक प्रतिनिधित्व बता दी। अब हम बात करेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति की। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है? यानी सिंगल ट्रांसफरेबल थ्योरी। यानी इसमें मैंने आपको पहले बताया था आनुपातिक प्रतिनिधित्व में प्रत्येक मतदाता को उतने ही वोट देने का अधिकार है जितने कि उम्मीदवार खड़े हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि मतों की गणना की जाती है वरीयता के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से यानी प्राथमिकता के हिसाब से, और न्यूनतम कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए पहली गणना में मान लीजिए 3 कैंडिडेट थे, ए बी और सी, ए बी और सी। अब मान लीजिए ए कैंडिडेट को प्रथम वरीयता के आधार पर कितने मिले? 3,000 वोट मिले। मान लीजिए कितने मिले? 3,000 मिले। और दूसरे को कितने मिले? 1,500 मिले। तो कितने हो गए? 4.5। और या आप और इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हो कि मान लीजिए पहले वाले को कितने मिले? 6,000। ए को कितने मिले? 6,000। और बी को कितने मिले? 1,500 वोट मिले, 7.5 हो गए। अब कुल कितने डाले गए थे? 10,000। तो सी को कितने हो गए? मिले 2,500। यानी अब किसी को भी मान ली, अभी हम इसको ये 6,000 को 4,000 कर देते हैं। 4,000 इसको दोबारा लिखते हैं, वरीयता के हिसाब से मत देते हैं। तो ए बी और सी, मान लीजिए कुल वोट कितने डाले गए? 10,000। 10,000। अब ए को कितने मिले? 4,000। बी को कितने मिले? 3,000। और इसको हम कर लेते हैं 3.5 कर लेते हैं। तो कितने हो गए? 7.5। 7.5 और इसको कितने मिल गए? 250 यानी 2,500 वोट मिल गए। लेकिन अब
मतों का न्यूनतम कोटा कितना है? 5001 हमने सूत्र के हिसाब से निकाला। कितना है मतों का न्यूनतम कोटा? 5001। तो अब इस हिसाब से तो किसी को भी नहीं मिला, इसके हिसाब से तो अब तक किसी को भी नहीं मिला। तो क्या करेंगे? सिंगल ट्रांस यानी इसमें सबसे कम वोट मिले किसको? सी वाले को। तो इसको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर कर देंगे और इसके वोटों को इसमें जोड़ देंगे वरीयता के हिसाब से। तो मान लीजिए हम इसको 1300 वोट दे देते हैं, तो इसके कितने हो गए? 5300 हो जाएंगे। एक के कितने हो जाएंगे? 5300। और इसके कितने हो जाएंगे? इसमें 1200 जोड़ देंगे तो, क्योंकि 1200 बचे तो कितने हो गए इसके? 4700। तो एक को मतों का न्यूनतम कोटा मिल गया, क्योंकि मतों का न्यूनतम कोटा क्या है? 5001। इस हिसाब से एक कैंडिडेट जीत जाता है, क्योंकि एक सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब ये कि यदि प्रथम वरीयता के आधार पर किसी को मतों की गणना में मतों का न्यूनतम कोटा नहीं मिलता है, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिलते हैं उसको निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है और उसके वोटों को शेष अभ्यर्थी, यानी अब सबसे कम वोट किसके थे? सी के। तो हमने उदाहरण के लिए लिया, तो सी को निर्वाचन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया और उसके वोटों को बांट दिया, यानी ट्रांसफ़र कर दिया। किसको? ए को और बी को। और ट्रांसफ़र करने के बाद हमने देखा कि मतों का न्यूनतम कोटा मिल जाता है। तो अभी तक जितने भी राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उनमें सभी राष्ट्रपतियों को प्रथम वरीयता के आधार पर ही आपको होता, पहली गणना में ही मतों का न्यूनतम कोटा मिल गया। लेकिन 1967 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वी गिरी, तो उनको द्वितीय श्री वी गिरी को द्वितीय वरीयता के आधार पर, यानी दूसरी गणना के आधार पर, उनका जब मतगणना हुई तो वोटों को बांटा गया, दूसरी गणना के आधार पर वे निर्वाचित हुए। तो इस प्रकार इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय मतपति, यानी जब तक किसी उम्मीदवार को मतों का न्यूनतम कोटा नहीं मिल जाता तब तक जिस उम्मीदवार को कम वोट मिलते हैं उसको हटाकर उसके वोटों को अन्य अभ्यर्थियों को बांट दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी उम्मीदवार को मतों का न्यूनतम कोटा नहीं मिल जाता है। तो ये हमने आपको निर्वाचन पद्धति के बारे में बता दिया, ठीक है। इसे न्यूनतम कोटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। इसमें कार्यकाल में दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए होता है। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत, अनुच्छेद नहीं दे रखा इसमें, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। निर्धारित कार्यकाल से पूर्व यदि राष्ट्रपति अपना पद छोड़ना चाहें तो वे उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है कि समय से पहले राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना पद छोड़ सकते हैं या राष्ट्रपति किसको त्यागपत्र दे सकते हैं, तो किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति को। और ये भी ध्यान रखना, यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे समय से पहले तो वे किसको देगा? राष्ट्रपति को। दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देकर समय से पहले पद छोड़ सकते हैं। तो हम कार्यकाल की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 2 कंडीशन हमें बता दी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति इस कार्यकाल से पहले खुद की इच्छा से उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है। लेकिन एक कंडीशन आगे और दे रखी है। कार्यकाल में आता है कि राष्ट्रपति, मैंने आपको पहले बताया था जब संसद के कार्य बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकती है। महाभियोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, अभी इम्पीचमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया कि संविधान में जो उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी हैं उनको संसद एक विशेष प्रक्रिया से हटाती है और उस विशेष प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं? महाभियोग।
तो महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से किस किस को हटाया जाता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, भारत के आपको पता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, और केंद्रीय जो CEC है, चीफ इलेक्शन कमीशन है, उसको हटा सकते हैं। इसके अलावा और भी जो संविधान में उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, उनको आपको पता संसद महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाती है। अब हम चूँकि राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, इसलिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। अब महाभियोग किस आधार, हटाती कौन है? संसद, लेकिन किस आधार पर? वह है संविधान का अतिक्रमण। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा सकती है संसद, लेकिन महाभियोग का आधार, किस आधार पर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? वह संविधान का अतिक्रमण करने के आरोप में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करेंगे कि ये महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी किसी भी सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, किसी से भी प्रारंभ हो सकता है, लेकिन कम से कम 14 दिन पूर्व सूचित करके लाया जा सकता है महाभियोग का प्रस्ताव। अब एक बात इसमें और जोड़ देते हैं कि जो सदन महाभियोग का प्रस्ताव लाता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पर। मान लीजिए लोकसभा लाती है, तो लोकसभा के 545 के बटा 4 यानी, और अगर राज्यसभा लाती है तो 245 बटा 4। ये ध्यान रखना कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन जब महाभियोग चलता है तो मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रस्ताव के माध्यम से जो सदन हटाता है, उस सदन, जिस सदन से भी महाभियोग का प्रस्ताव प्रारंभ होता है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी, तभी महाभियोग का प्रस्ताव शुरू हो सकता है, और उसके लिए भी राष्ट्रपति को 14 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद जिस सदन से महाभियोग का प्रस्ताव शुरू हुआ है, जब वो 14 दिन के नोटिस के 14वें दिन बाद, तो उस सदस्य या सदन में उस आपको होता है उस महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार विमर्श होता है, और विचार विमर्श के बाद यदि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से वो पास हो जाता है, तो फिर वे दूसरे सदन में जाता है। दूसरा सदन राष्ट्रपति महोदय को ये सूचना जारी करता है कि पहले सदन से महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया है, तो आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो आपको पूरा मौका मिलता है। तो राष्ट्रपति खुद या अपने किसी पक्षकार के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है, और जब दूसरे सदन ने जांच कर लिया उसके बाद भी विचार विमर्श करता है, और विचार विमर्श के बाद यदि दूसरे सदन से भी 2/3 बहुमत से वे प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है। तो कुल मिला के इसमें कह सकते हैं कि महाभियोग के प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर महाभियोग के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ये महाभियोग संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत यानी कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। आगे हम बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा
उनको महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटा दे, जिसको बोलते हैं पदच्युति के कारण रिक्त हो जाए, तब 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक है। अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव 6 पद खाली होने के 6 माह के अंतर्गत हो जाना चाहिए। तब तक भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, राष्ट्रपति के कार्यों का संचालन करता है। और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब 6 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे तो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। मान लीजिए, हम उदाहरण के लिए कि मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और उसकी मृत्यु 2 वर्ष बाद ही हो जाती है, तो नए राष्ट्रपति का चुनाव शेष 3 वर्ष के लिए नहीं होगा बल्कि 5 वर्ष के लिए ही होगा। जब नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो वह शेष अवधि के लिए नहीं होगा बल्कि पूरे के पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में हमने यहाँ पर अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, अब जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो यहाँ पर अब बता रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि योग्यता क्या है। तो अनुच्छेद 58 के अंतर्गत ये योग्यता दे रखी है कि वे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो और वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। तो सिंपल से मैंने आपको एक और बताया था, अनुच्छेद 59 के अंतर्गत वे लोकसभा यानी राज्यसभा यानी संसद और राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गैर गंभीर व्यक्तियों को चुनाव से लड़ने से रोकने के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की प्रावधान किया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रस्तावक और अनुमोदक, यानी इसमें दे भी नहीं रखा, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको और आगे बता दूं कि श्री राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार निर्वाचित हुए थे, ठीक है ना। और वर्तमान राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, श्री रामनाथ कोविंद। कौन है वर्तमान समय में? श्री रामनाथ कोविंद। अब हम आगे बात करते हैं। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, अभी तक तो हम किसकी बात कर रहे थे? राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे थे। अब प्रक्रिया किस प्रकार से होता है इसका डिटेल से अध्ययन किया गया है जो हम आगे समझेंगे। तो इसमें हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपसे निर्वाचन पूछा जाए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समझाइए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो अब तक मैंने आपको बात बताई थी, अनुच्छेद 54, 55, ये आप उसका उल्लेख करेंगे, योग्यताओं का उल्लेख करेंगे। लेकिन निर्वाचन प्रक्रिया पूछी जाए तो प्रक्रिया का मतलब किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसमें हम 2 बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल बता दिया। निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, इसमें 2 बातों पर विशेष बल दिया गया है। पहली बात क्या है? पहली बात यह कि निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यानी निकटतम समान प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। केंद्र और राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और दूसरा है कि समस्त विधानसभा सदस्यों द्वारा दिए गए मतों में समता रहे। और राज्यों की जनसंख्या चूँकि भिन्न भिन्न है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों के मतों में लगभग क्या रहे, समानता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो इस समानता को सुनिश्चित करने के लिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्यों के 2 मतों में क्या रहे, समानता रहे। इसके लिए एक सूत्र अपनाया गया है, वो कौन सा है? ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मूल्य निकाला जाता है। तो इसमें हम बात करेंगे किस हिसाब से निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000। तो इसमें एक सदस्य का मत का मूल्य निकल जाएगा। और मान लीजिए हम बात करेंगे, जैसे हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए राजस्थान में जनसंख्या है, मान लीजिए 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख।
एक और जोड़ देते हैं, यानी 10 लाख हो गई, करोड़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जगह थोड़ी सी कम इधर देखते हैं। मान लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख है। और आप चाहो तो करोड़ कर लो, दोनों 1 करोड़ हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख तो करोड़। अब इसमें भाग कितने के देंगे, यानी राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या राजस्थान में 200 है और भाग देंगे 1000 का। तो 1000 का भाग देंगे तो गुणा करने पर 1000 यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो हमने काट दी, ये कट गई। 2 का भाग दिया तो कितना आ गए, 50। यानी एक सदस्य का मत का मूल्य क्या हो गया, 50। तो 50 इंटू 200 कर देंगे, 3 जीरो और 5 दूनी 10। यानी राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों का कुल मत भार कितना हो गया, 10,000। ऐसे ही सभी राज्यों का निकालते हैं। तो निकालने का तात्पर्य क्या है, आप पूछो इससे क्या फ़ायदा हो। इससे ये हुआ कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। कहीं पर जनसंख्या कम है, गोवा में कम है, तो वहाँ पर सदस्य संख्या कम है। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या होता है, प्रतिनिधित्व समान होता है। प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा, समान। जनसंख्या ज़्यादा है तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, और अगर जनसंख्या कम है तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम है। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि ये सिद्ध हो जाता है कि राज्य विधानसभा की मत संख्या, यानी जो निर्वाचक मंडल की हम बात कर रहे थे कि विधानसभा सदस्यों के देय मतों में क्या रहे, समानता रहे, इन सबको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो ये इस सूत्र से निकाल लिया जाता है। अब हम पहली बात जो हमने यहाँ बताई थी कि पहली बात किसकी ध्यान रखेंगे कि निर्वाचक मंडल में जनसंख्या का निकटतम समान प्रतिनिधित्व हो। तो हमने राज्य की विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य तो निकाल दिया। अब हम निकालेंगे संसद के सदस्यों का मत मूल्य। तो संसद के सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए आपको पता है, ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया, ये दे रखा है यहाँ पर कि संसद के निर्वाचित सदस्यों का मतभार किस हिसाब से निकालते हैं, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का कुल मत बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो हमने अभी जैसे राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य निकाला, तो ये मन तो केवल राजस्थान का निकाला, सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का निकालते हैं तो कितना मत आ जाता है, टोटल 5,44,971। ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग देंगे। तो आपको पता है कि लोकसभा में 545 में से 543 निर्वाचित होते हैं, 2 होते हैं मनोनीत, तो मनोनीत भाग नहीं लेते। इसके अलावा राज्यसभा में होते हैं 233, 12 सदस्य भाग नहीं लेते क्योंकि मनोनीत होते हैं। तो कितने हो गए, 776 सदस्य हो गए। तो 776 का इसमें भाग दे दे, यानी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें जोड़ सकते हो। विधानसभाओं के सदस्यों का कुल मत मूल्य बटा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग देंगे तो एक सांसद का मत मूल्य आ जाएगा। और एक सांसद का मत मूल्य कितना आ गया, 702 आया। इसमें उदाहरण के हिसाब से दिया तो 702 को कितने से गुणा कर देंगे, 776 से गुणा कर देंगे। तो वो जो संख्या आएगी वे विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्यों के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें यहाँ दे रखा है, देखो ये हो सकता है दे रखा हो उसमें। तो ये दे नहीं रखा, लेकिन कुल मिलाकर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि एक तरफ कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के विधानसभाओं के मतों का मूल्य एक साथ और संसद के सदस्यों का मत का मूल्य एक साथ, तो उनमें लगभग क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। कि मान लीजिए हमने अभी आपको बताया इधर 5 लाख आए तो उधर भी लगभग 4,99,000 कुछ हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है लगभग समान
मत होना चाहिए। तो ये क्योंकि भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत का होता है, इसलिए उसमें केंद्र और राज्यों की का समान प्रतिनिधित्व रखा गया है निर्वाचक मंडल के अंतर्गत। तो बाकी का आगे इसको समझेंगे कल।